जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, हम लोग जो हैं RPF SIN कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जो आपका GK जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसको हम लोग जो है टॉपिक वाइज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी में पूछे जाने वाले सभी प्रमुख आर्टिकल्स के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हर एग्ज़ाम के अंदर आपसे अगर भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी से कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपसे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप इन अनुच्छेदों को एक बार कवर कर लेते हैं, ज़्यादा अनुच्छेद है नहीं, कुछ गिने चुने अनुच्छेद हैं, अगर आप उनको पढ़ लेते हो बेहतर तरीके से तो आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम में 2 से लेकर के 5 नंबर आप कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद से कई बार 3 सवाल 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जब 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं, कंफर्म में पूछे जाने, तो क्यों ना हम इसको एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप रिवीजन करते रहिए, आप लोगों को 3-4 सवाल ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों से जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है आप लोगों का मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो आप लोगों से जो एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं, वो चाहे SSC के एग्ज़ाम हो चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहला आप लोगों से जो है पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग को पता मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के जो है 35 के बीच में रखा गया है, और हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आप लोग का जो अनुच्छेद 14 है, कई बार ये पूछ लेता है कि भाई विधि की समान समकक्षता के बारे में बताइए। इसका मतलब है कि भाई जो कोई भी इंसान है, कानून के सामने सब क्या है, बराबर है। तो आप लोगों से ये पूछ देगा कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो अनुच्छेद 14 जो है वो बात करता है। तो आप लोगों से इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा। फिर अगला जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होता रहता है, वो आप लोगों से ये पूछ लेगा दोस्तों कि भाई भारत के अंदर बात की गई है कि भाई धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो अनुच्छेद 15 बात करता है दोस्तों, है ना। तो आप लोग को इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछ लेगा। फिर आपसे अनुच्छेद ये पूछ लेगा 16 जो है बोलता है कि भैया आपका जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो है अपवाद है, इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इस तरह से आपसे अनुच्छेद, जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देखिए ये है अनुच्छेद 17। आप लोगों से बोल दिया कि भारतीय संविधान के अंदर वो कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है। तो ये कई सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अनुच्छेद 17, यानी कि अस्पृश्यता यानी भेदभाव जो होता है, तो उसको खत्म करने के लिए जो है अनुच्छेद आपका 17 बात करता है। तो आप लोगों से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग को पता होना चाहिए, कई सारे एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर फंडामेंटल राइट से कोई सवाल आएगा तो 90% संभावना होती है कि अनुच्छेद 17 पूछा जाएगा आप लोगों से। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद बात करता है, किसके बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। तो इस पूरे अनुच्छेद में अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में अपने। उसके बाद में फिर आर्टिकल 19 बोल देता है कि भाई कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके अंदर 6 अधिकार दिए गए हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए अनुच्छेद 19 जो है ये बात करता है दोस्तों। तो ये उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर अनुच्छेद 20 के बारे में, कि इसके अंदर बोला जाता है भाई अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है। इसके अंदर 2 बातें बोली गई हैं। पहला चीज़ बोला गया भाई किसी भी व्यक्ति को जो है अगर उसने अपराध कर लिया है तो एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। और सेकेंड क्या बोलता है कि भाई अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ जो है न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तो कौन बात करता है, ये अनुच्छेद 20 बात करता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, उसके बाद में दोस्तों आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जब हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत, तो अनुच्छेद 20 जो होता है वो कभी जो है एक तरह से हमेशा अनुच्छेद 20 जो है वो मौलिक अधिकार बना रहता है दोस्तों। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, इसके अंदर जो है आपकी प्राण एवं देह स्वतंत्रता की बात की गई दोस्तों। इसके अंदर बहुत सारे जो है इसके अंदर चीज़ें जोड़ी गई थी बाद में। जैसे इसके अंदर जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया था कि भाई 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाना कंपलसरी हो जाता है। फिर इसी के अंदर आप लोगों का आता है अनुच्छेद 21 के अंदर ही कि भाई आपका जो है
पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट भी इसी के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है अनुच्छेद 21 के अंदर ही, राइट टू मैरिज भी इसी के अंदर आता है अनुच्छेद 21 के अंदर ही। ठीक है, इसी तरह के कई सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंदर आते हैं। फिर अनुच्छेद 22 आपका जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है दोस्तों। तो ये आर्टिकल जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खास करके अनुच्छेद 21 जो है इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। उसके बाद में आपसे अनुच्छेद 23 पूछ लेगा, बोलेगा कि भाई चाइल्ड लेबर किसके अंदर प्रोहिबिट किया गया, किसके अंदर मना किया गया, वो कौन सा अनुच्छेद जिसके अंदर जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। तो ये बात करता है आपका अनुच्छेद 23 के बारे में दोस्तों, जिसके अंदर आप इंसानों को खरीद बेच नहीं सकते हो दोस्तों, किसी से बेगारी नहीं करा सकते हो, है ना। फिर अनुच्छेद 24 जो है बोलता है कि भाई बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 साल से अगर कम बच्चा कहीं पर काम कर रहा है तो वो उसके अनुच्छेद 24 का हनन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, चाइल्ड लेबर को मना किया गया है अनुच्छेद 24 के अंदर। तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये तो कई बार रिपीट होता रहता है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग को पता धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेके 28 के बीच में रखा गया है। फिर आप लोगों से अनुच्छेद 29 पूछ लिया जाता है कि भाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 29 के अंदर इसकी बात की गई है। फिर अनुच्छेद 30 बोलता है कि भाई जो आपका माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो DPSP इसको बोला जाता है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में रखा गया है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका ग्राम पंचायत वाला है, अनुच्छेद 24 बोल देगा कि भाई ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद के अंदर बात किया गया, तो अनुच्छेद 40 के अंदर बात किया है, क्योंकि इसको महात्मा गांधी के विचार बोला जाता है ग्राम पंचायत को। उसके बाद में आप लोगों से बोल देगा कि भाई 44 नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अनुच्छेद 44 के अंदर बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ देगा कि भाई पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य एवं वन्यजीव की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 48, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों से पूछ देगा दोस्तों कि भाई कार्यपालिका न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर बोला गया है, कि भाई जो कार्यपालिका होती है न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेंगी, अपने अपने दायित्वों को अलग अलग तरीके से जो है उसको करेंगी, तो अनुच्छेद 50 के अंदर बोला गया है। और ये सवाल तो न जाने कितनी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो अनुच्छेद 51 बात करता है दोस्तों। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स है जो आप लोगों से जो है पूछे जाते हैं। फिर ये भी कि भाई समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, एक अनुच्छेद 39 का क बात करता है कि भाई कोई भी जो है आपका जो है विधिक सहायता ले सकता है। तो ये आप लोगों से कुछ पूछा जाता है दोस्तों। फिर आप लोग पूछ देगा कि भाई हिंदी को प्रोत्साहन कौन से अनुच्छेद से दिया जाता है, तो अनुच्छेद 351 से दिया जाता है। और आप लोगों से कई सारे आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है, तो अनुच्छेद 51 क के अंदर रखा गया है। और आप लोगों से पूछ देगा कि भाई इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको हम लोगों ने USSR जो वर्तमान में रूस है दोस्तों, उससे हम लोगों ने इसको जो है अडॉप्ट किया है। कौन सी कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है इसकी रिकमेंडेशन दी थी दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो 11वां टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो है वो कब जोड़ा गया था, तो वो आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था दोस्तों। तो इस तरह से आप लोगों से एग्जाम में जो है सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। और इसे हमने कहाँ से लिया था, कौन से संविधान से ग्रहण किया था, रूस के संविधान से इसको हम लोगों ने ग्रहण किया था दोस्तों। और ये टोटल कितने हैं, 11 हैं। उसके बाद में आप लोगों से जो है राष्ट्रपति से कई सारे जो हैं आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बोल देगा कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद के अंदर बताई गई है, तो अनुच्छेद 58 के अंदर जो राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है। राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया, तो अनुच्छेद 52 के अंदर रखा गया दोस्तों। फिर आप लोगों से क्या पूछ देगा कि भाई राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है, जो इलेक्शन होता है, उसका निर्वाचक मंडल कौन से अनुच्छेद के अंदर बात करता है, अनुच्छेद 54 के अंदर। अब आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए, राज्यसभा की और लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा के निर्वाचित अपॉइंट जो नॉमिनेट होके जाते हैं वो नहीं, जो अपॉइंट मतलब जिनका इलेक्शन हुआ है, तो राज्यसभा के निर्वाचित और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा, यानी कि हर स्टेट की अपनी असेंबली होती है, तो वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स, ये तीनों जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों से क्या पूछ देगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी प्रणाली द्वारा होता है, ये किसके अंदर रखा गया है, तो ये अनुच्छेद 55 के अंदर रखा गया है। ये बात करता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया? अनुच्छेद 55 के अंदर रखा गया है। उसके बाद में आप लोगों से इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछ देगा ये वाला कि भाई प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? तो अनुच्छेद 61 के अंदर रखा गया है। और आप लोग को मजे की बात बता देता हूँ कि इसको जो है, ये व्यवस्था जो महाभियोग की है, ये हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण की है, कौन से देश से? तो यूएसए से लिए दोस्तों हम लोगों ने। उसके बाद में आप लोगों से जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछ सकता है कि जैसे कि उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पद अध्यक्ष होगा, ये कौन से अनुच्छेद के अंदर रखा गया है? तो अनुच्छेद 64 के अंदर रखा गया है। फिर एक मंत्री परिषद होती है दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर्स होती है, तो वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 74 के अंदर है, जिसका काम है राष्ट्रपति को क्या देना दोस्तों? एडवाइस देना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों से पूछ देगा कि राज्यपाल जो है कौन से अनुच्छेद की सहायता से स्टेट के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? तो आपका है अनुच्छेद 213। ये भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद में बोल देगा कि भाई सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंदर बात की गई? 214 के अंदर बात की गई है। ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ दिया जाएगा दोस्तों, आप लोगों से पूछा जाएगा इस आर्टिकल के बारे में कि जैसे कि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो संयुक्त अधिवेशन, जिसको हम लोग ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, राज्यसभा लोकसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है, वो कौन से अनुच्छेद की सहायता से होता है? तो अनुच्छेद 108 की सहायता से होता है। फिर ये वाला आर्टिकल कि भाई धन विधेयक के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर बात की गई है? तो अनुच्छेद 110। ये सवाल तो बहुत बार पूछा जा चुका है धन विधेयक, मनी बिल के बारे में, कि भाई मनी बिल कौन से आर्टिकल के तहत डेफिनेशन दी गई है या किसके अंदर आता है? तो अनुच्छेद 110 के तहत आता है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ देगा कि भाई राष्ट्रपति की जो वीटो होती है, तो वो जो है राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान करेगा, ये किसके अंदर रखा गया? अनुच्छेद 111 के अंदर रखा गया है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ देगा कि जो राष्ट्रपति के सामने बजट पेश होता है, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 112 के अंदर है। याद रखिएगा, संविधान के अंदर बजट शब्द कहीं पर भी नहीं है, वित्तीय वर्ष जो है उसको बोला जाता है, तो वो है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ देगा दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है वो कौन से अनुच्छेद की सहायता से अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 123। राज्यपाल का 213 है अध्यादेश जारी करने का, और राष्ट्रपति का है 123। तो ये सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बोल देगा कि भाई आपका जो है न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई? तो अनुच्छेद 124 के अंदर की गई है। तो इस तरह से आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ देगा कि भाई वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की बात कौन से अनुच्छेद के अंदर की गई है? तो 280 के अंदर की गई अनुच्छेद। आप लोग को पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ देगा कि भाई राज्यों के अंदर जो आपका आपातकाल लगता है दोस्तों, देश के अंदर जो आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 के अंदर बात की गई है। राज्यों के अंदर जो आपातकाल लगता है दोस्तों, है ना, राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाने की वजह से राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यों के अंदर तो 356। और मान लीजिए कि फाइनेंस इमरजेंसी इसको बोलते हैं, वो अनुच्छेद 360 के अंदर आता है। आज तक कभी फाइनेंस इमरजेंसी लगी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में भारतीय संविधान के अंदर संशोधन जो किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो किसके अंदर रखे गए हैं? 368 के अंदर रखे गए हैं। इसी तरह से कई सारे राज्यों के विशेष राज्यों का दर्जा है दोस्तों, तो वो 371 के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से आप लोगों से जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। खास करके आप लोगों से पूछ देगा ये मनी बिल के बारे में दोस्तों, जॉइंट सेशन के बारे में, उसके बाद में ये अध्यादेश के बारे में, उसके बाद में आप लोगों से ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में कई सारे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं प्रमुख आर्टिकल, जो आप लोगों से आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।